हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईवी पीसीबी कंटेंट शॉर्ट्स। बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग के दो सब टॉपिक डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। और इन दोनों ही सब टॉपिक से आपके नीट एग्जाम्स में जैसा कि अब तक देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के कुछ मिनट्स, आज के इस सेशन में हम इन दोनों सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सक्सेसफुली 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सही करने की तरफ लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट्स। तो समझेंगे डाइपोल मोमेंट्स क्या है। बेटा, डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया हमने किससे? म्यू से। अब समझिए कि ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो बेटा, जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, साथ ही साथ ये जो है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? चार्ज और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो हमने सिर्फ चार्ज बोला तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एंड डिस्टेंस जो होती है उस दोनों पोल्स के बीच में, जैसे कि अगर आपने डाइपोल के बारे में देखा होगा तो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग डाइपोल बताते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे हम HCl का मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे बेटा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक तरीके का डाइपोल की तरह काम करता है। फिजिक्स में आप लोग डाइपोल जो है इलेक्ट्रोस्टैट में अलग से डिटेल में पढ़ते हैं, वहां पर भी होता है, लेकिन जो केमिस्ट्री में है उसका मतलब आपको ये समझना है कि पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, इस तरीके के चार्ज मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। और ये एक पोल हो गया आपका, ये दूसरा पोल हो गया। इसीलिए कहा गया कि इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पोल के बीच की, वो डिस्टेंस लेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा? दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो सिंपल में मैंने आपसे ये कहा है बेटा, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो म्यू होता है और ये बराबर होता है Q इंटू डी के। Q चार्ज है, D डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स है ना। तो हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, जो कि क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। और बेटा म्यू जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस बात को बोलेंगे कि म्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसीलिए बेटा ये जो डाइपोल मोमेंट है इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा, है ना। डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी है तो मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा, लेकिन डायरेक्शन का भी इंटरफेयर यहां पर होगा। वही डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी होगी और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर हमें डाइपोल मोमेंट को सीखना होगा। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे बेटा तो ये होती है डिवाई। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? डिवाई है और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको इसके कन्वर्जेंस पूछे जाते हैं क्योंकि दूसरी यूनिट्स में भी इसके कन्वर्जेंस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक डिवाई किसके बराबर होगा। तो एक डिवाई जो है वो 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है। ESU का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर हम इसी को देखें तो 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। कभी कभी बेटा वो आपको ऐसे लिख के देंगे कूलाम इंटू मीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर समझने की गलती मत करिएगा। इसका मतलब होगा कूलाम इंटू मीटर। क्लियर हो गया? तो बताओ 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये बराबर होता है हमारा 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर के। क्लियर हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके के एरो से। इट इज डिनोटेड बाय, ये एरो होता है जिसको कट टेल एरो हम बोल सकते हैं, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मींस क्या होगा यहां पर? बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही चीजें होंगी। क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। बात क्लियर है बेटा? अब समझिएगा, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसमें वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया,
तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि कोई वैल्यू होगी उसको मैग्नीट्यूड समझ जाएंगे हम, लेकिन ये डायरेक्शन का क्या मैटर है, ये डायरेक्शन हम कहां से कहां लेंगे? बहुत शॉर्टकट में सिंपल सा आप याद रखेंगे, डायरेक्शन होती है लीना टू मीना। अब ये लीना क्या है और ये मीना क्या है, कैसे याद रहेगा, कैसे हम समझेंगे, बस आपको हम अभी बताते हैं, और आज के बाद आपको डायरेक्शन लेने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को हमने क्या बोला था? लीना। क्या बोला था? लीना। टू कहां पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को क्या बोला था? मीना। तो बताओ अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें इतना पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू जो होता है वो Q इंटू डी के बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट डिवाई होती है, एक डिवाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18 SU इंटू सेंटीमीटर होता है। ये बराबर, एक डिवाई बराबर हो सकता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर के, और इसको जो है हम लोग कट टेल एरो से दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो कोई वैल्यू होगी वो समझ में आता है, डायरेक्शन जो होती है वो हमारी लीना से मीना होती है। लीना बोले तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड मीना बोले तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये थे डाइपोल मोमेंट के बेसिक पॉइंट्स जो आप लोगों ने सीखे। अब आइए बात करते हैं कि अगर म्यू नेट, हमें म्यू नेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन के बेसिस पर कई सारी डायरेक्शंस होंगी, कई सारे अलग अलग मैग्नीट्यूड होंगे, उन सब का नेट हमें लेना रहेगा। तो अगर म्यू नेट हमको 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। कैसा है बेटा? नॉन पोलर है। अगर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है। कैसा है? पोलर है। आइए बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। किस पर बेटा? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। एक है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, दो बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा आइए आगे हम देखते हैं कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है कोई, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट को कैसे देखेंगे हम? तो बेटा जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है बेटा, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कंसीडर कर लेंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक होमो डाई एटॉमिक और दूसरे हेट्रो डाई एटॉमिक, है ना? होमो डाई एटॉमिक और हेट्रो डाई एटॉमिक, ये कुछ इस तरीके से है आपका डिवीजन, दो तरीके के। अब होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, है ना? सेम। और हेट्रो का क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो अब ये सेम और डिफरेंट क्या है? अगर दो एटम जिनसे मिलके मॉलिक्यूल बना है दोनों सेम है तो हम बोलेंगे होमो डाई एटॉमिक है। अगर जिन दो एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है वो दोनों एटम डिफरेंट हैं तो हम बोलेंगे हेट्रो डाई एटॉमिक है। तो भाई यहां पर हो जाएगा हमारे पास N2O2 Br2Cl2H2, दोनों ही एटम सेम है तो हमने बोल दिया होमो डाई एटॉमिक। और बेटा ऐसे कभी भी होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा वो हमेशा और हमेशा 0 मिलेगा। म्यूनेट इज इक्वल टू 0, और अगर ये म्यूनेट इज इक्वल टू 0 होगा बेटा तो ये नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे। हेट्रो डाई एटॉमिक की बात करते हैं बेटा, तो हेट्रो डाई एटॉमिक में क्या होता है? दो एटम है, क्योंकि डाई एटॉमिक है तो दो एटम, हेट्रो है तो डिफरेंट होने चाहिए, दोनों एटम डिफरेंट, दोनों डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये डिफरेंट तो हैं लेकिन इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? एक बात तो तय है कि इनका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा। म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर होंगे। लेकिन अब पोलर में भी कौन कम कौन ज्यादा पोलर होगा? तो अभी अभी आपने बोला था डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है पोलरिटी पर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसी का डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होती, तो जो डिफरेंस आएगा डेल्टा EN आएगा वो HF का ज्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हमें HF का मिलेगा, फिर HCl का मिलेगा, फिर HBr का मिलेगा और फिर HI का मिलेगा। 0 तो नहीं होगा लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI का होगा। बात क्लियर है बेटा? चले आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा। अभी डाई एटॉमिक में तो देख लिया, अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट जब निकालेंगे तो यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो इक्वल होता है टू द वेक्टर सम, किसके, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हमने इसीलिए तो पढ़ा था डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो दोनों ही जब हम लेंगे तो हम जितने भी डाइपोल उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उन सारे डाइपोल का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड भी लेंगे, डायरेक्शन भी लेंगे और उनका वेक्टर सम लेने का मतलब ही यही हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड भी लो, उनका डायरेक्शन भी लो और फिर उनका वेक्टर सम हो गया तो फिर हमें पता चलेगा कि नेट डाइपोल मोमेंट इतना निकल करके आ रहा है। तो देखेंगे जरा बेटा, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम BeCl2 का, दूसरा एग्जांपल लेते हैं BeCl3 का। BeCl2 को अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से होगा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, BeCl2 की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है BeCl2 बनाएंगे, BeCl2 ऐसे बनाएंगे। अब ये बताओ मुझे, यहां पर बेरिलियम जो है वो मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ज्यादा तो समझ में आ रहा है। डायरेक्शन लेके देखो, ये होगा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बोले तो लीना, और ये होगा मीना। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, ये है मेरे पास लीना और ये है मेरे पास मीना। और बताओ ये दूसरा वाला क्लोरीन क्या होगा बेटा, ये भी होगा क्या, मीना। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से डायरेक्शन लेना सीख गए कि सर आपने बोला था लीना से मीना की तरफ होगी डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, और ये लीना से मीना की तरफ होगी डायरेक्शन। अब आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, आपको सिर्फ इतना देखना है बेटा कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा। तो यहां से देखो जरा, ये हमारे पास में इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि क्लोरीन ही लगा है, यहां पर क्लोरीन ही लगा है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मैं इसको बोलूं μ1 और इसको बोलूं μ2 तो बताओ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, जिसकी वजह से यहां पर मुझे जो म्यू नेट मिलने वाला है बेटा वो मिलने वाला है 0। और ये कैसा होगा, मेरे पास में नॉन पोलर होगा। बताओ इसके अंदर कितने कितने हमारे पास में जो है डाइपोल थे, एक ये 2, तो दोनों का हमने वेक्टर सम लिया तो म्यू नेट क्या मिला हमको, 0 मिला। क्या सभी को बात क्लियर है बेटा, बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं बेटा, BeCl3 की बात करते हैं। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था BeCl3 के बारे में, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ा था, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। तीनों ही क्लोरीन 120 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं और ये एकदम बराबर बराबर एंगल्स हैं यहाँ पर। तो आप खुद सोचोगे और समझोगे बेटा, ये है आपका क्या, मीना मीना मीना, ये कौन है, लीना। डायरेक्शन हो जाएगी यहां पर, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी बेटा और इसकी डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी। तो बताओ अगर कोई इंसान एक जगह पर खड़ा है, उसको 3 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस खींच रहे हैं, तो वो कहां हिल के जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तीनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और तीनों की ही डायरेक्शन जो है इक्वली डिस्टेंसेस हैं, मतलब एक राइट एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पर है। तो बताओ क्या कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा यहां पर, नहीं मिलेगा। अभी इनका शॉर्टकट भी आपको एक बता देंगे बेटा। तो बताओ यहां पर मैं म्यू नेट अगर निकालूंगा तो मुझे म्यू नेट मिलेगा इज इक्वल टू 0, और जैसे ही म्यू नेट इज इक्वल टू 0 मिलेगा आप तुरंत बोल दोगे कि सर ये भी तो नॉन पोलर होगा। बिल्कुल बेटा, ये भी नॉन पोलर होगा। बात क्लियर हो गई क्या, बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक नोट पॉइंट आप अच्छे से सीखोगे बेटा। नोट पॉइंट में आप क्या सीखने वाले हो, मैं आपको यहां पर जो है थोड़ा सा साफ कर देता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। म्यू नेट आप देख ही चुके हो कि 0 होगा आपका। चले तो यहां से क्या होगा, अगर आप चाहेंगे तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं, कहां पर, यहां पर। इसका म्यू नेट क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 0, नॉन पोलर। क्लियर है। चलिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू नेट इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर, नॉन पोलर। चले अब अगले जो पॉइंट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमने ऐसे सीख लिया, हर बार हम निकाल करके तो देखने वाले हैं नहीं, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होगा बेटा, आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या रेगुलर ज्योमेट्री का नाम लिया था।
और इर्रेगुलर ज्योमेट्री का नाम लिया था। तो बेटा जो रेगुलर ज्योमेट्री होती हैं जिनको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, अब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं, बस दो बातें छोटी सी इसमें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे हों, उन सब का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर होते हैं। कितना आसान हो गया आपके लिए, आपने सिर्फ इतना देखना है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कंडीशन है कि डाइपोल मोमेंट जो है उनका जीरो होगा। लेकिन कैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को हम पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका यह है, सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा और सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे होंगे। तो पढ़ के देखेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर। कैसे होने चाहिए, सिमिलर, आर ऑलवेज नॉन पोलर, दैट मींस म्यू इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल तमाम सारे हैं। और बताएं, पीछे से कनेक्ट कर लो, जो आपने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे या जो रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ी थी, वो सारे एग्जांपल आपको यहां देखने के लिए मिलते होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 का, sp2 का, sp3 का, sp3 का, sp3d का, और ये sp3 का, ये sp3d2 का, sp3d3 का, sp2 का, है ना। ये सारे रेगुलर ज्योमेट्री हैं आपकी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? हुआ। चले दूसरा पॉइंट, अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन वन लोन पेयर, इसमें अगर लोन पेयर पाए गए, देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आपको लगा होगा सर यहां तो लिखना था ना क्लियर कट नॉट बी इक्वल टू जीरो, आपने मे क्यों जोड़ दिया? जोड़ा है, अगले ही उसका मतलब बताएंगे आपको। फिलहाल अब यहां पे एग्जांपल देखो, यहां पर एग्जांपल जो है SF6 है, XeF6 है, NH3 है, SnCl2 है, H2O है, इन सब का डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि बेटा यहां एक लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर है। कैसे लोन पेयर निकाल रहा हूं मैं बेटा, 6 - 4 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, 8 - 6 बराबर, पिछली क्लास में सिखाया था ना, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, यहां दो लोन पेयर। क्लियर है? क्लियर है। तो इन सब का नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? पोलर हैं। कैसे हैं? पोलर हैं। ये तो बात समझ में आ गई सर कि अगर लोन पेयर हुआ तो वो पोलर होगा, है ना। लेकिन आपने मे और मे नॉट क्यों जोड़ दिया? तो ऐसा कौन सा आ गया जिसमें लोन पेयर होने के बाद भी वो नॉन पोलर है? और नॉन पोलर क्यों है, रीजन दो हमको। तो चलो बेटा देखते हैं। दो मॉलिक्यूल यहां पर हम देखेंगे, एक देखेंगे XeF2 को और एक देखेंगे XeF4 को। इनमें क्या होता है, सेंट्रल एटम पर जो है लोन पेयर तो पाए जाते हैं, लोन पेयर पाए जाने के बावजूद भी ये नॉन पोलर होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। तो देखो कैसे हमें यह पता चलेगा कि इनके स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, इनको बना के देखना पड़ेगा। तो देखो समझने के लिए हम दिखा देते हैं, बाकी आप चाहोगे तो इनको याद रख सकते हो। कैसे करके बेटा, XeF2 के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो XeF2 जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपने कहा था बेटा, किसमें? आपने एक वेंट रूल नाम की चीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। आपने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो पाया जाता है कहां पर? एक्सियल पोजीशन पर। याद है कि नहीं याद है? याद होगा। ठीक है, चलिए। और लोन पेयर जो है वो 3 लोन पेयर पाए जाएंगे आपके यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्लियर है? अब आप खुद देखो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तीनों के तीनों जैसा कि BCl3 था आपका भी उसी की तरह नहीं है क्या? इक्वल है, एंगल बराबर है और मैग्नीट्यूड बराबर होगा, कैंसिल कर देंगे। ये फ्लोरीन, इस फ्लोरीन बाहर की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी, बताओ कैंसिल कर देंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तीनों आपस में। तो मुझे बता दो नेट डाइपोल मोमेंट कितना मिला? जीरो मिला। तो आपने कहा कि हाँ सर ये तो सिमेट्रिकल हो गया, और सिमेट्रिकल हो गया इसीलिए तो इसका डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो हो गया। क्या बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? विद रीजन समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ? यस, क्लियर हुआ। एक चीज तो क्लियर हो गई आपको। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। चलो ठीक है सर, ये तो हमने समझ लिया। अब ये XeF4 बताओ हमको, ये कैसे करें हम? तो बेटा जीनॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन को तो आप लगा दो एकदम इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, है ना। 360 होता है पूरा, 4 लगेंगे तो 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है सर, 2 लोन पेयर जो बचे उनका क्या? उनका ऐसे करके लगाओगे आप,
ये बताओ, ये फ्लोरीन इसके मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा, ये फ्लोरीन इसके मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा, और ये लोन पेयर आपस में अपने अपने मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देंगे। दैट मींस ये भी हो गया बेटा आपका कैसा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और इसी की वजह से इसमें लोन पेयर तो है सेंट्रल एटम पर, लेकिन फिर भी इनका डाइपोल मोमेंट होता है 0। इसका म्यू नेट क्या होगा, 0 होगा। इसका म्यू नेट क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, आपने देखा क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं और ये नॉन पोलर होंगे। अब एक बात तो आपको क्लियर हुई होगी, सर हमें समझ में आया कि आपने क्यों लिखा था कि सेंट्रल एटम कंटेन वन और मोर देन वन लोन पेयर मे और मे नॉट बी पोलर। तो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर, आपने समझा भी दिया और आपने समझ भी लिया। चले बेटा, ये बात क्लियर हुई। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ बातें बताते हैं आपको। डाइपोल मोमेंट जो है आपका एरोमेटिक रिंग में किस तरीके से होता है बेटा। एरोमेटिक रिंग में बेंजीन बना लो आप जो है नेप्थलीन बना लो, दैट मींस 2 रिंग बना लोगे आप। एंथ्रासीन बना लो आप, है ना, एंथ्रासीन बना लो। एंथ्रासीन बोले तो 3 रिंग बना लोगे, सही है, बिल्कुल सही है। चलो इस तरीके से ये आपके पास एंथ्रासीन बन गया बेटा, है ना। तो ये है मेरे पास बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। और इन तीनों को अगर आप मिला के देखोगे, इन तीनों को मिला के देखोगे तो जो म्यू होगा, म्यू नेट बोलोगे, इज इक्वल टू होगा आपका 0, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0 हमेशा होंगे ये आपके नॉन पोलर। एरोमेटिक में आगे अगर आप चले जाओगे तो बेटा कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहां पर कोई मान लो मैंने Cl लगा दिया, यहां पर मान लो मैंने कोई OH लगा दिया, यहां पर मान लो मैंने कोई CH3 लगा दिया, यहां पर मान लो मैंने कोई जो है CHO लगा दिया या COOH लगा दिया। बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, कुछ थोड़े ही एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। नाम भी चलिए जितने बनाए हैं इतने के तो नाम भी आपको बता देते हैं, बाकी आप जानते हैं एरोमेटिक रिंग में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं और आपने पढ़े हैं। ये हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया आपके पास में टॉलुइन, और ये हो गया आपके पास CHO मतलब बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है बेटा। कभी भी बेंजीन की रिंग पे कोई एक ग्रुप लगा हो एक जगह पर, जैसे मैंने एक लगाया है, तो याद रखिएगा इन सब का डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। और ये कैसे होंगे बेटा, पोलर होंगे। कैसे होंगे, पोलर होंगे। नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स कैसे बेटा, पोलर। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपके पोलर हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पर आते हैं, उनको समझिए आप। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पर आते हैं, उनको समझेंगे। जैसे ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा, क्लियर करके समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर ले लिया बेटा क्लोरीन और क्लोरीन 1,4 पोजीशन पे। मैंने यहां पर ले लिया बेटा OH 1,4 पोजीशन पर OH लगा दिया। मैंने यहां पर 1,4 पोजीशन पर लगा दिया बेटा SH, थायो अल्कोहल बोलते हैं अपन इसको। क्लियर है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो है यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो बेटा यहां डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसका म्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 है तो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा।
बराबर है। अच्छा आगे देखिएगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ये देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन होगी इस तरीके से, यहां हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन होगी, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड होंगे, इसलिए इसका जो म्यू नेट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। आप कहोगे सर यहां बेटा एक ही लगा हुआ था इसलिए यहां कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है ना, यहां पर डायरेक्शन यहां वाले की होगी, इसलिए म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस ये कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। और ये ऑक्सीजन OH था, ये SH है तो दोनों एक ही ग्रुप के ऑक्सीजन और सल्फर, तो इसके साथ में भी वही सेम कंडीशन होगी। ये दो एग्जांपल जो है 1,4 की कंडीशन में ऐसे होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ये दोनों के दोनों पोलर होते हैं। बाकी कोई भी आएगा अगर आपका 1,4 पोजीशन पे, तो वो आपका कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंपैरिजन देखते हैं। मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको जो है मिटा देता हूं यहां से। क्लियर है? चले, जैसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट में हम NH3 और NF3 का कंपैरिजन करते हैं बेटा। तो NH3 और NF3 का कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, NH3 को बना के देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। बाकी तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी ये बात, तो आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ऐसे करके हमारा बनेगा बेटा NH3। क्लियर है? अगर NF3 को मैं बना के देखूं बेटा, तो इसमें सेंट्रल एटम ऐसे होगा, ये लोन पेयर है, और 3 हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर 3 फ्लोरीन लगे होंगे, यही तो चेंजेस आएंगे। अच्छा अब यहां पर समझो बेटा, यहां लीना और मीना पहचानो। यहां देखो ये है मीना, ये है लीना, तो डायरेक्शन होगी इसकी ऐसे, और इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। लोन पेयर अगर आया तो बाहर की तरफ हमेशा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके होगी। सॉरी, यहां पर तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, ये डायरेक्शन उल्टी कर दी है, तो इसको सीधा करेंगे। चलिए अब यहां से इसकी डायरेक्शन बताओ, ये है लीना, ये है मीना, लीना से मीना, ये है लीना, ये है मीना, लीना से मीना। बेटा यहां पर अगर ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, तो ये सारे के सारे ऐड होंगे, सारे ऐड होंगे तो सेम डायरेक्शन में इधर हमको कहीं नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। यहां पर देखो बेटा, ये लीना है, अब की बार ये मीना है ना, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ये देखो जरा, यहां होगा, ये वाला अगर देखोगे तो ये इसकी डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी, और ये बाहर की तरफ। बेटा ये देखो जरा, सारे बाहर की तरफ है, मतलब ये वाला अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो ये वाला इसको कुछ तो कैंसिल कर रहा होगा। यहां पर तो चारों ऐड हो रहे थे, लेकिन यहां ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसका मतलब म्यू नेट तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इनकी वजह से होगा, बाकी इनमें भी इक्वली तो कैंसिल आउट नहीं होगा। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सवाल ये नहीं है बेटा, सवाल ये कि इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, तो ज्यादा होगा हमारे पास इसका, NH3 का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि यहां पर सारे ऐड हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, और इसको भी सीखेंगे। CH3Cl बना के देखो बेटा, एक क्लोरीन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको बनाओ CCl, क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। या तो एक काम कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्लोरीन को इसके सामने ही बना लो, ठीक है ना, सामने बनाने से बात थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी। क्लोरीन क्लोरीन, ये वाला देखो Cl H Cl Cl, यहां पर देखो C Cl 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 और Cl, ये तो नेट जीरो है, ये तो सीधे सीधे बोल दो म्यू नेट जीरो है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से, है ना बेटा। चलिए तो इनकी अब डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। डायरेक्शन डिसाइड करके हमें समझ में आ जाएंगी चीजें कि किस तरीके से होगा। बेटा इसकी डायरेक्शन तो यहां होगी, इसकी डायरेक्शन तो यहां होगी, इसकी डायरेक्शन यहां होगी, और इसकी डायरेक्शन यहां होगी। लीना टू मीना कर रहे हैं ना। यहां पर देखो इसकी डायरेक्शन ये है, और ये कैंसिल कर रहा होगा थोड़ा सा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन में देखोगे तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और इसकी ये होगी। ये तो इसकी बात खत्म हो गई, सबसे कम होगा क्योंकि वो जीरो है, बाकी ये सब तो जीरो नहीं होने वाले हैं। अब ध्यान से समझो बेटा, यहां पर चारों की डायरेक्शन सेम है, चारों ऐड होंगे। यहां पर जो है 3 की सेम है, 3 की क्या है, सेम है बाहर की तरफ, और 1 की अंदर की तरफ है कि नहीं है।
तो ये इससे तो कम आएगा। यहां पर देखोगे तो 2 की बाहर की तरफ है और 2 की अंदर की तरफ है ना। देखो 2 की बाहर की तरफ है, 2 की अंदर की तरफ है। अच्छा 3 है बाहर की तरफ, 1 अंदर की तरफ। यहां पर 2 बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ है ना। तो इसकी जो है और भी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डायरेक्शंस जो है ना बाहर की तरफ है आपके पास में। यहां पर हमें यह समझ में आया कि ये चारों ऐड होने वाले हैं। यहां पर एक जो है अगर हम बाहर वाले को कंसीडर कर लें तो एक कैंसिल आउट करेगा खाली, है ना। और यहां पर देखेंगे तो 2 कैंसिल कर रहे होंगे और एक जो है ऐड हो रहा होगा। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। अगर बाहर और अंदर वाले को कंसीडर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। ये तो कैंसिल मान लें अगर तो यहां पर डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक की वजह से आएगा, और वो भी अकेले उसकी वजह से पूरा नहीं आएगा। थोड़ा तो कैंसिल करेगा ना ये हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर तो 2 की वजह से आएगा, ये भी और ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आपका बन जाएगा। आगे आइए H2O और H2S में। देखो सिंपल है, H2O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? H2O में ऑक्सीजन की ज्यादा है सेंट्रल एटम की, और इसकी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। बेंजीन 1,4 डाइऑल 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बना के बता देते हैं। हालांकि आपको समझ में तो आ गई है बात। क्यों समझ में आ गई है? क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि इसका जीरो अभी नहीं बताया था हमने कहा था कि इसका जीरो नहीं होता है, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का तो जीरो होता है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि डाइपोल मोमेंट इसका हो जाएगा जीरो। इसका म्यूनेट इज इक्वल टू जीरो होगा। म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। क्लियर है? चलो आगे आओ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो पहले। जो म्यू होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, थीटा। ये है आपका एंगल, ये कॉन्सेप्ट है आपका। उसके बेसिस पर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखेंगे, मेटा नाइट्रोफिनॉल को देखेंगे, और पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल मतलब ये होता है बेटा, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, इस पे लगा है NO2 ग्रुप। मेटा मतलब होता है ये हो गया, पहले फिनॉल बनाओ, मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दो। क्लियर है बेटा? क्लियर है। चलो इसके बाद ये होता है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। कुछ इस तरीके का मिल गया हमको, पैरा नाइट्रोफिनॉल NO2। क्लियर है बेटा? क्लियर है। चलो अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो यहां पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इस तरीके की होगी, यहां देखोगे तो नाइट्रोजन की तरफ होगी, क्योंकि कार्बन से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों को पीछे मिला के देखो जरा, कुछ ये एंगल मिलेगा थीटा। इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। अच्छा वेक्टर में बेटा टेल टेल के साथ मिलाना, कहीं हेड टेल में मत मिला देना, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा लगभग, इसको अगर मैं कहूं तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के आसपास बोल सकता हूं, और इसको अगर मैं कहूं तो 120 डिग्री के आसपास बोल सकता हूं, है ना। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये तो भाई सीधा सीधा 180 दिख ही रहा है। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपने पढ़ा है अगर एंगल कम तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इनवर्स है। ये एंगल कम है तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर होगा इसका, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका अब तक के एग्जांपल्स में। ध्यान से समझिएगा क्योंकि गलती हो जाती है यहां पर। पहले तो 3 रिंग बना लेते हैं। चलिए अब यहां पर कह रहा है नाइट्रोटोलुइन, है ना। टोलुइन बोल रहा है तो सबसे पहले तो CH3 लगा दो सबके ऊपर। लग गया बेटा? लग गया। अब कह रहा है नाइट्रो में, ऑर्थो नाइट्रो मतलब यहां पर। अब मेटा नाइट्रो यहां पर, अब पैरा नाइट्रो यहां पर। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान से समझेंगे बेटा। डायरेक्शन की बात करो तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब आप कहोगे सर हम तो यहीं अटक गए कि कार्बन कार्बन में हम डिसाइड कैसे करें। बेटा देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, ये सिंगल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड कार्बन में परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा पाया जाएगा, और आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये वाला कार्बन इसके कंपेयर में होगा मीना,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, और ये होगा लीना, तो डायरेक्शन इसकी आएगी अंदर की तरफ। इतनी बात समझ में आई। यहां तो डायरेक्शन कहां होने वाली है बेटा, बाहर की तरफ, ऐसे करके बाहर की तरफ होने वाली है। क्लियर है? यहां डायरेक्शन अंदर, यहां डायरेक्शन बाहर। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, यहां डायरेक्शन अंदर और यहां बाहर। क्लियर है? अब ध्यान दो, गलती मत करना। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, वेक्टर एडिशन जब करते हो या वेक्टर्स को जब मिलाते हो तो उनके टेल से टेल मिलाते हो कि हेड से टेल मिला देते हो? टेल से टेल मिलाओगे, हेड से टेल मत मिला देना, नहीं तो यहां एंगल गलत निकाल बैठोगे और क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल बैठोगे। ध्यान देना, इसकी टेल इसके साथ में मिला के देखो, ये बेटा ऐसा जा रहा है ना आपका NO2 वाला, और ये वाला जो है इसकी टेल जब मिलाओगे तो ऐसे करके आएगा ना, तो एंगल जो बनेगा आपका वो ये बनेगा। आप गलती मत कर दीजिएगा कि इसको यहां तक लाओ, इसको यहां से मिला दो ऐसे करके 60 डिग्री का, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने गलत कर दिया, हेड को टेल से मिला दिया। ये नीचे लाना पड़ेगा खिसका के, तब ये इतना आएगा 120 के आसपास में। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें देखोगे बेटा तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगी CH3 वाली और ये आ जाएगा NO2 वाला। क्लियर हुआ? इसमें देखोगे तो ये बेटा ऐसे करके आया, मान लो NO2 का, और इसी के पीछे से ऐसे करके 180 पे दिखाना पड़ेगा, तो बेटा दिखाएंगे ना, उस पे एक ही पे तो नहीं दिखा सकते। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर जो म्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 तो हाई है, ठीक, वो तो नॉट इक्वल टू 0 तो सभी में है, तो ये होगा सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इनमें डिसाइड करोगे तो इसका एंगल है कम, ठीक, और इसका एंगल है ज्यादा। जिसका एंगल होगा कम उसका म्यू होगा ज्यादा, ऑर्डर बनेगा कुछ इस तरीके का। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है बेटा? पैरा का हम लोग ऐसा लगता है पैरा का 0 होगा, 0 नहीं होगा। कंडीशन देखना बेटा, एंगल के साथ में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, डिटेल में समझाया है, गलत मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से बेटा जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो हुआ कंप्लीट। अब हम लोग अपना जो दूसरा सब टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना मान के चलिए कि नीट एग्जाम का पेपर नहीं बनने वाला है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहां से मिलने वाला है, एक हाइब्रिडाइजेशन जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वहां से। डाइपोल मोमेंट से कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता है, आप जानते ही हो कि केमिकल बॉन्डिंग से 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ साथ इसमें दूसरे सब टॉपिक भी हमने लिए हैं, तो ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा आप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया किसने था बेटा। तो दो साइंटिस्ट के नाम आपकी एनसीईआरटी लिखती है, F. हुंड और R. S. मुलिकन। इन्होंने 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी? F. हुंड ने और R. S. मुलिकन ने। कब दी थी बेटा? 1932 में। अब सवाल आता है कि जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से समझेंगे क्यों जरूरत इसकी पड़ी है। मैं आपसे क्वेश्चन भी करता हूं, व्हाई वी नीड दिस थ्योरी, इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो बेटा जरूरत इसलिए पड़ी, ये थ्योरी हमें बताती है बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको यहां पर देंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने या लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने देखा था तो आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पता चला कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, नॉट डायामैग्नेटिक। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज तो चाहिए थी, कोई ना कोई थ्योरी तो चाहिए थी। दैट मींस हमें जरूरत पड़ी इस थ्योरी की। तो बस ये लिखा है, सब कुछ आप समझ सकते हो। BBT कंसीडर्ड O2 मॉलिक्यूल एज डायामैग्नेटिक बट एक्सपेरिमेंटली O2 वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक है, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अभी आप आगे आपको दिखाएंगे कहां पर, ABMO। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहां कैसे होते हैं वो अभी आगे दिखाएंगे बेटा, क्योंकि अभी इसका एक्सप्लेनेशन देना है इसलिए ये बात आई है। इज कॉल्ड, इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT। शॉर्ट में इसको हम लोग मोटी भी बोल देते हैं, है ना, मोटी। ठीक है, तो बेटा MOT जो है वो एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। VBT बोलती थी डायामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंटली O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता था। तो इसके लिए हमें थ्योरी चाहिए थी, जो थ्योरी हमारे सामने F. हुंड और R. S. मुलिकन ने 1932 में दी थी, वो हमारे पास बन के आई MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एक्सप्लेन करेगी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप ये तो समझ गए होंगे कि इस थ्योरी की नीड क्यों हुई, जरूरत क्यों पड़ी। आगे आते हैं, अभी इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, जिन पे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए,
वीवीटी उसके नाम से पता चलता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि चाहे वो वैलेंस शेल के हों, इनर शेल के हों, किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पॉइंट आया हमारे पास, इन वीवीटी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। चाहे वो कहीं के इलेक्ट्रॉन हो, इनर सेल के हो, आउटर सेल के हो, वैलेंस सेल के, किसी भी सेल के बोले जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, जो आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखते हो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको यह पढ़ना है, जैसा आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम रखा गया है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए किस मेथड से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपरेबल एनर्जी। बेटा हर ऑर्बिटल नहीं कंबाइन कर जाएगा, कंपरेबल एनर्जी का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। वो दिखाएंगे आपको कैसे करके, क्योंकि एक ये एटम, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अभी अगले पॉइंट्स में आपको बताएंगे। कहीं आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर अभी आपने कहा सारे ऑर्बिटल, अब आप कह रहे हो कंपरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के ऑर्बिटल। वो समझ में आएगा। सिमेट्रिक मतलब एक एटम इधर है, एक एटम इधर, जैसे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो एक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, अभी बना के दिखाता मैं आपको, ठीक है। एंड प्रॉपर सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसा नहीं है कि एक px है और एक py है, दोनों आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर नहीं बनाएंगे। प्रॉपर सिमेट्री चाहिए होती है, ठीक है ना। कंबाइंड एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। तो बताओ LCAO की कंडीशन क्या है बेटा? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री, ये वाली बात। कंपरेबल एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। कंडीशन में यही दो बातें बताई जाएंगी। कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। और बेटा जो जेड एक्सिस होती है ना, जेड एक्सिस को जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर करते हैं। इन जनरल Z एक्सिस कंसीडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्लियर है? अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको Z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर करना होगा। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास में, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं BMO, बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो वेव फंक्शंस के एडिशन से बनते हैं। किससे बनते हैं? वेव फंक्शंस के एडिशन। मतलब वेव्स के दो नेचर होते हैं, एक एडिटिव नेचर और एक दूसरा होता है सब्सट्रैक्टिव नेचर। एडिटिव नेचर तब होता है जब हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये फिजिक्स में आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेव फंक्शंस ऐड हो जाते हैं और उनके एडिशन से, वेव फंक्शंस के एडिशन से हमें मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वेव्स जो होती हैं सब्सट्रैक्टिव नेचर की होती हैं, उनके वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उससे हमें मिलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो वेव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे मिलेगा? जिसको हम लोग BMO बोलेंगे, फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। मतलब ये साइन V मतलब है बेटा बॉन्डिंग, इसका मतलब है बॉन्डिंग। और ये क्या है? एक A वेव रही होगी उसका वेव फंक्शन, दूसरी B वेव रही होगी उसका वेव फंक्शन। इनका एडिटिव नेचर जो है हमको दे रहा है क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? ABMO की बात करेंगे तो ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस। अब इसमें क्या होगा? साइन A मतलब एंटी बॉन्डिंग, इस B का मतलब क्या था? बॉन्डिंग। इस A का मतलब वेव A,
और इस बी का मतलब वेव बी, वेव बी, इनके मतलब वही है, वेव ए और वेव बी। ये इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग। क्या मतलब है बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? चले अगला पॉइंट है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो अभी बता रहे थे आपको हम। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी लो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, एक की हाई होती है। जो लो एनर्जी का होता है उसको बीएमओ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी का होता है उसको एबीएमओ बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एबीएमओ बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? समझिए इस पॉइंट को बेटा, डिटेल में समझते हैं, सही से सीखते हैं। देखो, एक मेरे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक मेरे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। जब ये कंबाइन किए तो मेरे पास में क्या होगा? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना। क्लियर है बेटा? अब ये जो है एओ है, एओ बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एओ है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बन गए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एमओ है, ये एमओ है। पहले तो ऐसे समझो, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो तरीके के होते हैं, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। अभी अभी पढ़ा आपने। अब आप बीएमओ की बात कर रहे हो तो बीएमओ होता है लोअर एनर्जी का। देखो जरा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन विद लोअर एनर्जी, जिसको क्या बोलेंगे? बीएमओ। और लोअर एनर्जी कहां है, कौन सी है? अगर इधर आप कंसीडर कर रहे हो एनर्जी को, तो बताओ लोअर एनर्जी किसकी है? इसकी एनर्जी इतनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है, तो ये लोअर एनर्जी का हुआ। तो ये होगा मेरा एमओ। तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये वाला कौन सा होगा? हायर एनर्जी का। तो इसकी एनर्जी इससे क्या है? अगर ऐसे मिला के देखोगे तो ये ज्यादा होगी। तो ये होगा मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ होगा। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बने, लेकिन उसमें से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वो जो लोअर एनर्जी का है, एंटी बॉन्डिंग वो जो हायर एनर्जी का है। बात क्लियर है? चले आगे चलिए बेटा, दो पॉइंट और बचे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक। आप देखो, ऐसे देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये बनाया गया था, एक ही तो सेंटर है इसका। अगर तीन भी होते पी वाले तो यहीं पर होते। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक। ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं, एक यहां बना है, एक यहां बना है, एक और ऊपर बन जाए, मतलब और भी कंबाइन करते हैं अगर पी वाले तो और बनते कि नहीं? वो अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग सेंटर्स होते हैं, तो उनको बोल देते हैं पॉलीसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? पॉलीसेंट्रिक। तो ये पॉइंट आ गया आपके सामने, क्या बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज पॉलीसेंट्रिक। लास्ट पॉइंट है आपके पास, जो भी रूल्स आप लोग पढ़ते थे, चाहे वो हुंस रूल हो, चाहे वो पॉली रूल हो, चाहे वो आपका अबव प्रिंसिपल हो, वो सारे के सारे रूल्स जो होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में यूज किए जाते हैं, और एज इट इज यूज किए जाते हैं। किसी भी रूल का वायलेशन नहीं किया जाता है। ऑल रूल्स दैट मीन्स अबव, हुंस एंड पॉलीज आर वैलिड इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास टोटल फीचर जो हुए, साइलेंट फीचर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो हो गए 8। सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं, आप लोगों को जल्दी से इनको क्विकली रिवाइज करना है, अच्छे से याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर बने एमओटी पे तो वो यहीं से बनेंगे, इन्हीं पॉइंट से बनेंगे। चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि भाई बीएमओ और एबीएमओ तो बता दिया आपने सर, दो होते हैं, सही है, हमने मान लिया, लेकिन इन दोनों में फर्क बताओ हमको क्या होता है। तो जल्दी से सीखो जरा बीएमओ और एबीएमओ का फर्क। हालांकि मैं साथ साथ बताता रहा हूं तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। बीएमओ और एबीएमओ बताओ। बीएमओ जो होता है रिजल्ट होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, लेकिन क्या व्हेन देयर इज वेव फंक्शंस आर एडेड, यहां क्या होते हैं? ऐड होते हैं कुछ इस तरीके से। पक्का क्लियर है ना? यहां पर क्या होते हैं बेटा? सब्सट्रैक्ट होते हैं। थोड़ा सा मैं तेजी से लेके चलता बेटा, यहां सब्सट्रैक्टेड होते हैं। तो ये मिला था क्या? नहीं मिला था? मिला था। दूसरे की बात करो, जनरली इट डज नॉट हैव अ नोडल प्लेन। इनमें जनरली नोडल प्लेन नहीं बनता है। एक आध जगह पर जब पी की ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर नोडल प्लेन मिलता है। जनरली इनमें नहीं मिलता, लेकिन इनकी तो बात बिना नोडल प्लेन के नहीं बनती है, क्योंकि
बहुत लिमिटेड टाइम में हमें कंप्लीट करना है बेटा, इसलिए हम नोडल प्लेन ये सब डायग्राम बना बना के आपको नहीं दिखा रहे हैं। बाकी आप इतना याद रखिएगा कि इनमें जनरली नोडल प्लेन नहीं होता, बीएमओ में, एबीएमओ में नोडल प्लेन के बिना बात नहीं होती है। इट हैव नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। क्लियर हुआ? चलिए, एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस, पीछे देखा था ना, अभी बना के दिखाया था, लेस होती है। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी आपको डिफरेंशिएशन करवाएंगे, आपसे कहेगा कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ हमको स्टेबिलिटी के, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, तो वहां क्या करोगे? वहां यही करना होगा। अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए ना, तो एबीएमओ क्या कॉज करता है? अनस्टेबिलिटी, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या? कम। एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी ना, एनर्जी ज्यादा हो गई तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यही पॉइंट डिफरेंशिएट करवाएगा आपको। तो बेटा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द बीएमओ स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। और अगला पॉइंट आ जाएगा दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय सिग्मा और पाई, है ना। इसमें आओगे एनर्जी ऑफ एबीएमओ इज हाई। अगला पॉइंट इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द एबीएमओ डिस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेबलाइज। ये डिस्टेबलाइज करेगा मतलब स्टेबिलिटी को कम करेगा। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। अब ऐसे याद रखो, देखो एक है बीएमओ, एक है एबीएमओ। बीएमओ मतलब अंकल और एबीएमओ आंटी। अब ये बताओ बिंदी लगानी है तो किसको लगानी पड़ेगी, अंकल को कि आंटी को? आंटी को। तो एंटी बॉन्डिंग को बोल दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे होता है। आंटी लगाती है बिंदी, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे स्टार लगाओगे और इस पे नॉर्मली सिग्मा और पाई लिख दोगे। क्लियर हुआ? चलो आगे आओ जरा बेटा, कुछ अच्छी बातें यहां पर करते हैं हम, थोड़ी सी समझिएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसको समझना है। इन जनरल अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए बेटा, तो जो दो एटम के बीच में जो दो लाइंस होती हैं, जो लाइंस होती हैं एक या दो या तीन, वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। इन जनरल क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे यहां एक लाइन है, बॉन्ड ऑर्डर एक हो गया, दो है दो हो गया, तीन है तीन हो गया, दो है दो हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है? उसका फॉर्मूला होता है NV माइनस Na/2। ये NV क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है हमारे पास Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर। क्लियर है? ध्यान दो, यहां से इस फार्मूले से देखो, अगर NV ग्रेटर देन Na होगा, NV ग्रेटर देन Na होगा, तो बताओ ये ज्यादा है ये कम है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो NV इज ग्रेटर देन Na, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है मतलब दो एटम के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो वो क्या होगा? स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी और स्टेबल होगी। भाई मॉलिक्यूल कब होगा? जब दो एटम के बीच में बॉन्ड हो तभी तो ना। जब होएगा बॉन्ड ही नहीं होगा तो क्या वो मॉलिक्यूल होगा? नहीं, वो तो एटम होगा फिर। ठीक है ना। चलो अगर NV बराबर Na हो जाए बेटा, ये और ये बराबर हो गया तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप बता सकते हो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही ना बना हो और वो मॉलिक्यूल हो? नहीं हो सकता ना बेटा, बॉन्ड तो बनना पड़ेगा मॉलिक्यूल के लिए। तो ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। Na ग्रेटर देन NV, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। Na ज्यादा हो जाए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और बॉन्डिंग में कम हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ सकता है? नहीं। कोई माइनस में बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए Na ग्रेटर देन NV इज नॉट पॉसिबल। आगे आइए बेटा, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की चार बातें हमें पढ़नी है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर में चार बातें होती हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम बोल सकते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बात जो होती है
वो इनवर्सली होती है, जो कि बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ है। ये चार बातों पे बहुत दमदार क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको नेक्स्ट सेशन में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वहां आप देखोगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन, और बेटा उठा के देखिएगा, आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं सब चीजों पर बनाए गए हैं। आपके क्वेश्चंस भी इन्हीं चीजों पर आए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर मेरे पास में 3 बॉन्ड्स बने हैं, कितने बॉन्ड्स बने हैं बेटा? 3 बॉन्ड्स बने हैं, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, और 3 बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा बताओ, अगर 2 बॉन्ड बने, मान लो ये 2 बॉन्ड बने, तो इनको 3 के कंपेयर में तोड़ना तो आसान होगा, मतलब इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 3 के कंपेयर में कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो गया, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी कम हो गया। भाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई ना, स्ट्रेंथ भी कम, बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो गया। ऐसे अगर एक आ जाएगा तो और ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या कम हो जाएगा भाई? उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ तो बढ़ती जाती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखो 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड को देखो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल को देखो 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता गया, बॉन्ड लेंथ तो घटती गई, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। ये रिलेशंस मिल जाएंगे हमें यहां पर। अब बेटा ध्यान से समझना, जब 2 स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, देन स्पीसीज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ इज लेस स्टेबल। अभी पीछे मैंने बताया था आपको, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो है, अगर एबीएमओ में ज्यादा हुए तो एबीएमओ क्या करता है? एबीएमओ इलेक्ट्रॉन कॉजेस डिस्टेबलाइजेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में ये पॉइंट्स क्लियर होने के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 तरीके के केस मिलेंगे हमें यहां पर। एक केस मिलता है when नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 14, जब 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो सीक्वेंस यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ठीक है, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तब है जब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक हमें फिलिंग करनी है। और ध्यान दो, इसको हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने में आसान कर देंगे हम। ये बेटा बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग जिसपे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जिसपे स्टार है वो एंटी है, एंटी मतलब एंटी बॉन्डिंग है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप याद कर सकते हो बाबा ट्रिपल वी ट्रिपल ए करके। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 20, अगर 20 तक इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो सिग्मा 2pz था ना बेटा, बस खाली सिग्मा 2pz को यहां ले आना। देखो सिग्मा 2pz को यहां ले आया, बाकी सब कुछ सेम है। अभी देखो, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सॉरी ये क्या है? बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना जरूरी नहीं है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ये बाबा ट्रिपल वी ट्रिपल ए फिर से मिला, इसमें कोई चेंज नहीं आया, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, वो आराम से भर सकते हो आप। यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? बेटा जिनकी एनर्जी सेम है ना, जैसे देखो इनकी 2 की सेम है, बराबर लगा ना, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन आपको एक इसमें भरना पड़ता है, तो इन्हीं को डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल पूछा तो या तो ये मिलेगा या तो फिर ये मिलेगा आपको। ठीक है, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई 2px स्टार बराबर पाई 2py स्टार। ये हैं आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स, हमने अलग से निकाल करके आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है ना, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया और सीख लिया। ठीक है बेटा, छोटे से 2 पॉइंट और सीखिए, लगभग फिर जो है हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी इवन नंबर स्पीसीज होती हैं, जानते ही होंगे आप, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है ना, ये इवन नंबर होते हैं। तो इसमें क्या करना है, सभी इवन नंबर स्पीसीज जो है वो डायामैग्नेटिक है। बहुत क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं बेटा आपके। ठीक है, सिर्फ किस किस को छोड़ करके? 10 और 16 को छोड़ के, 10 और 16 को छोड़ के। इनका एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको आगे देंगे। 10 और 16 वाले जो हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे ऑड नंबर स्पीसीज जो होते हैं वो आपके कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। इवन नंबर में 10 और 16 को छोड़ करके पैरामैग्नेटिक, 10 और 16 पैरामैग्नेटिक हैं, बाकी सब डायामैग्नेटिक। ठीक है, और ऑड में सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, एक और नोट पॉइंट हम लोग को समझने के लिए मिलेगा यहाँ। जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन,
सेम इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि फिलिंग सेम होगी, फार्मूला सेम लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा, और उनका फिर मैग्नेटिक नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम होगा। जैसे N2 है, CO है, Cn माइनस है, NO प्लस है, अगर इनमें देखोगे तो सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 × 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, तो ये हो जाएगा 14, 6 और 8 14, 6 और एक 7 और 7 14, यहां पर 7 और 7 14, एक निकाल दिया ना ऑक्सीजन में से, सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुई है। बॉन्ड ऑर्डर सबका 3 हुआ, अभी बताएंगे कि कैसे 3 होता है, एंड ऑल आर डायामैग्नेटिक, सभी डायामैग्नेटिक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये समझिएगा जो 10 और 16 वाले हमने छोड़े थे वो कौन कौन थे। एक है O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, ये पीछे भी बताया था इंट्रोडक्शन में आपको, बिकॉज इट कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ABMO, ध्यान देंगे बेटा, ABMO। और B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन BMO। B2 में जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन BMO में होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। और O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, जिसमें से 2 हमारे ABMO में होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है हम उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ABMO, एंड B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द BMO। ये BMO और ABMO आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे इसके बाद बेटा आते हैं, ट्रिक हमारे पास में है। हम बॉन्ड ऑर्डर बहुत देर से पढ़ रहे थे और बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई थी। हम डायरेक्ट जो है फिलिंग इलेक्ट्रॉन और वो सब खाली बताया है आपको, उसमें आपको भर के NV माइनस NA से नहीं निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूं, उससे निकालना है आपको, ठीक है। केस नंबर 1 में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8 to 20, अगर 8 से 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या करोगे, जल्दी से देखो जरा टेबल में, और अप्लाई करने का तरीका बहुत अच्छे से समझना बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपके पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कैसे होता है वो आपने अभी देखा था, आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देख लीजिएगा। बाबा ट्रिपल वी ट्रिपल ए, चलिए मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि थोड़ा तो आपको देखना ही पड़ेगा। बाबा ट्रिपल वी ट्रिपल ए ऐसे करके था ना बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 ऐसे भरोगे, 8 10 12 14। फार्मूला है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना, बॉन्डिंग के देखो B माइनस ए कर देना यहां से, 2 4 6 8 10, 10 माइनस कितना बचा बेटा 4, डिवाइडेड बाई कितना 2, NV माइनस NA/2 था ना, तो B माइनस A/2 हम लोग बाबा लिख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 3, तो इसीलिए मैंने कहा 14 पे 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये N2 का होता है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाना। 0.5 क्यों घटता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, जादू नहीं है, ये जो है आपका लॉजिक है, क्योंकि यहां पर देखो 2 से डिवाइड करना है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो 0.5 ही का तो आएगा ना, क्योंकि एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो बेटा यहाँ 15 किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5, और अगर मैंने 16 किया 2 हो जाएगा, 17 किया 1.5 हो जाएगा, और ये 18 किया 1 हो जाएगा, और 19 किया तो 0.5 हो जाएगा, और 20 किया तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा सेम यहां पर भी आकर के देखो, यहां पर 14 पे आपने 3 फिक्स कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन 14 से कम होगा तो 0.5 कम होगा, 2.5। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एक मॉलिक्यूल को छोड़ करके, एक CO प्लस जो होता है इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, IIT एडवांस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3.5 होता है, बाकी बॉन्ड ऑर्डर इन जनरल 3 से ज्यादा नहीं होता। 12 पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 पे 1.5, और इसके बाद 10 पे कितना आ जाएगा 1, और 9 पे 0.5, और 8 पे 0 आ जाएगा। तो 8 से 20 तक का मामला खत्म हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है। दूसरा केस है, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 हुए तो क्या करेंगे, तो बेटा इसमें बाबा लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बाबा। जैसे मान लो Li2 में मुझे निकालना है, तो Li2 में कैसे निकालेंगे बताओ, कितना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा बाबा लगाएंगे, जो अभी बता रहे थे हम आपको, बाबा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 2 2 4 2 6 ऐसे कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना बेटा, B माइनस ए करेंगे, B माइनस ए बाई 2 करेंगे, B में कितने हैं 4, माइनस A में कितने हैं 2, डिवाइडेड बाई कितना 2, बताओ कितना बचा 2/2 इज इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। तो इसमें हम बाबा लगा के निकाल लेंगे। ऐसे जो है आपका किसी में भी आप निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ He2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो He2 निकालो बेटा, कितना हो जाएगा 2 × 2
4 इलेक्ट्रॉन ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें बाबा लगाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, 2 - 2 बराबर बाई 2 इज इक्वल टू 0/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, तो नॉट एग्जिस्ट। He2 क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो एग्जिस्ट नहीं करती ना स्पीसीज, आपने पढ़ा था पीछे। चलिए इनको देख लेते हैं, H2 और H2- अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां से क्या होगा बेटा, H2 है ना, तो बताओ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, यहां पर कितना 0.5 आ जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो B में रहेगा, 1/2 आ जाएगा तो 0.5। यहां पर कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ 2 इसमें होगा और 1 इसमें होगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आया कि नहीं, तो ये भी 0.5। बेटा ये तो पता चल रहा है कि इसका जो स्टेबिलिटी होगी H2 की वो सबसे ज्यादा होगी। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही है वो भी बॉन्डिंग में है। तो बताओ जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पर वो कम स्टेबल, मतलब अब ये होगा H2 प्लस और फिर होगा H2 माइनस, ये हो जाएगा क्या, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर हुआ। चलिए आगे, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर इन द मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने लिख के रखे हैं, आप यहां पर जल्दी जल्दी बताएंगे आप हमको। B2 में बेटा 10 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, बताओ B2 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 9 पे कितना 0.5, B2 माइनस में कितना हो जाएगा 11 पे कितना 1.5, 11 पे कितना बेटा 1.5, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास में 1.5। डायरेक्ट लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, कोई झंझट नहीं पालना। C2 में कितना हो जाएगा बेटा, C2 में हो जाएगा हमारे पास में 2, 12 हुआ ना, 12 पे 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा बेटा इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, बोथ पाई बॉन्ड। वैसे हम जनरली बोलते हैं ना एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दोनों पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है नीट एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि वो अभी जो आपको सिग्मा वन है से स्टार बना के दिखाया था, आप देखिएगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पाई वाले में जाते हैं, पाई 2px बराबर पाई 2py वाले में, इसलिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। C2 प्लस में 11 देखोगे 1.5 आ जाएगा, यहां पर C2 माइनस में 13 हो जाएंगे, 13 पे आपका 2.5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखो ये 10 पे पैरामैग्नेटिक, 9 पे पैरामैग्नेटिक, 11 पे पैरामैग्नेटिक, 12 पे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 11 पे, 13 पे पैरामैग्नेटिक। डिसाइड हो पाया क्या बेटा। चलो और आगे आओ, N2 प्लस कितना हुआ बेटा 13, N2 प्लस में कितना हो जाएगा 13 पे कितना 2.5 और कैसा पैरामैग्नेटिक। ये बताओ 15 पे कितना 2.5 कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये बताओ 16 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसा 16 वाला पैरामैग्नेटिक होता है, O2 है। O2 प्लस में बताओ N2 आया, N2 पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। O2 प्लस में बेटा कितना 16 और एक निकल गया है तो 15 बचा, 15 पे कितना 2.5 हो जाएगा, कितना बेटा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 2.5 कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 माइनस में कितना 16 और एक 17 पे 1.5 पैरामैग्नेटिक। ये बताओ 18 पे 1 डायामैग्नेटिक होगा कि नहीं। O2 2 प्लस पे 14 पे 3 और ये कैसा डायामैग्नेटिक। मजा आ रहा है बेटा, बहुत आसानी से आप निकाल रहे हो क्वेश्चंस को। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास OF प्लस है, बताओ ऑक्सीजन के पास 8 और इसके पास 8 कितने हो गए 16 पे कितना 2 कैसा होगा पैरामैग्नेटिक बेटा। 16 याद रखेंगे ना। ये बताओ 9 और 9 18 पे कितना 1 कैसा डायामैग्नेटिक। OF 8 और 9 17 हुए ना, 17 पे कितना हो जाएगा बेटा 1.5 कैसा पैरामैग्नेटिक। ये बताओ बोरान और कार्बन 5 और 6 11 पे कितना हुआ बेटा 1.5 कैसा पैरामैग्नेटिक। BC प्लस कितना हो गया 10 पे कितना होता है 1 कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, 10 वाला पैरामैग्नेटिक याद रखिएगा।
आगे आइए बेटा, यहां पर हो जाएंगे 14, 14 पे 3, 3 पे कैसा डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 14 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। ये कितना हो गया 8 और 8 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 लेकिन कैसा पैरामैग्नेटिक। बताओ ये कितना हो गया बेटा यहां पर NO 7 और 8 15, 15 पे कितना 2.5, 15 पे 2.5, 2.5 पे पैरामैग्नेटिक हो गया ये। CO कितना हुआ 8 और 6 14, 3 कैसा डायामैग्नेटिक। CO माइनस ये 7 और ये 15, 15 पे 2.5 कैसा बेटा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। एक और एग्जांपल यहां लिख लीजिएगा वो CO प्लस वाला, जो कि आपको याद रखना है अलग से। मैंने कहा था इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, अकेला है ये और होता है पैरामैग्नेटिक 13 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। बस एक छोटा सा क्वेश्चन देख के बात खत्म करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। बेटा सबका बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा मुझे सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। ये कितना हो जाएगा 15, 16, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, ये 17 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1, इस पे कितना यहां लिख दिया मैंने बॉन्ड ऑर्डर, यहां लिख दिया इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, ये 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये 1। ठीक है, अगर मैं इसको बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर मिलेगा मुझे वो मिलेगा O2 प्लस 2, O2 प्लस O2 और O2 माइनस O2 माइनस 2। लेकिन मुझसे पूछा गया है क्या बेटा बॉन्ड लेंथ पूछा है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है कि नहीं। तो बताओ बॉन्ड लेंथ का जब ऑर्डर बनाएंगे हम तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें इसका रिवर्स मिल जाएगा O2 माइनस 2, O2 माइनस O2 और O2 प्लस और O2 2 प्लस, इस तरीके का हमें मिल जाएगा। बेटा मैंने आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी कंप्लीट किया। अब आप जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें आपने पढ़ी हैं इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। प्रिपेयर करने के बाद अपने आप को क्वेश्चंस के थ्रू टेस्ट भी करिएगा और आगे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। और अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए नीट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस सिक्योर करने के लिए आप लोग आज ही रजिस्टर करिए IIB PCB आधार 3.0 के लिए। थिंक नीट, थिंक IIB।